हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमीन्स के बारे में। कंप्लीट टॉपिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगी। शॉर्टकट में जितना हो सकेगा मुझे शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊंगी। एज वेल एज इस कंप्लीट टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ हम बीच बीच में ये भी समझेंगे कि इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं या दूसरे टॉपिक्स में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो आपके लिए CBSE 12th टर्म 2 के लिए मैं ये बेसिकली ये वीडियो बना रही हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें आपको JEE लेवल का भी बहुत कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। सो बने रहिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमीन्स के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमीन्स होते क्या हैं और ये बनते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं, इनका नाम क्या है, कहाँ से आते हैं ये। सो अमीन्स में से अमीन्स का नाइट्रोजन से कुछ ना कुछ रिलेशन दिखाई देता है। इसका मतलब हमें नेचुरली क्या मिलती है, नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म है जो एनवायरनमेंट में हमें इजीली अवेलेबल मिलती है, एज वेल एज रिएक्टिव भी होती है। सो दैट इज नथिंग बट अमोनिया। ठीक है, सो यहाँ पे अमोनिया जो है, अगर अमोनिया में से हम एक हाइड्रोजन निकाल के कोई भी एक R ग्रुप ऐड कर दें, R ग्रुप मतलब वेदर इट इज एल्काइल ग्रुप, और अगर आप एरोमेटिक बनाना चाहते हैं तो आप बेंजीन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, टोल्यूइन ऐड कर सकते हैं। सो मेनी थिंग्स यू कैन ऐड। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर RX। RX मतलब कुछ भी हो सकता है। R मिथाइल भी हो सकता है, आपका R ग्रुप जो है वो बेंजीन भी हो सकता है। ठीक है, आपका मिथाइल भी हो सकता है और आपका फिनाइल भी हो सकता है। बेसिकली मैं बोलूँ तो फिनाइल हो सकता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस R ग्रुप की जगह अगर मैं इसको पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, RNH2। एक चीज पूरे चैप्टर में मैं समझा देती हूँ बेटा, आपको शॉर्टकट समझा रही हूँ। हर जगह पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिखाई देगा कि कोई ना कोई गैस निकल रही है, वेदर इट्स अमोनिया और HCl। तो आपको बहुत केसेस में मैं दिखाने वाली हूँ कि यार HCl गैस निकल रही है तो निकालो, और जहां से HCl निकल रही है वहीं बॉन्ड बना दो, खत्म बात। ठीक है, सो मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगी, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है और अमीन्स चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो और समझो। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया में से अब अगर आप RX से रिएक्ट करोगे इसे तो आपको मिल जाएगा अमीन। तो बेसिकली अमीन्स होते क्या है, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। क्या होते हैं ये होते हैं डेरिवेटिव्स, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। ओके, यहाँ पे ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। तो ये R ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कोई एरोमेटिक रिंग बनाना चाहते हो या एलिफेटिक रिंग बनाना चाहते हो। ठीक है, सो अमीन्स की कैटेगरी में भी अगर हम अमीन्स को क्लासिफाई करेंगे तो इसके अंदर भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है ना, क्वाटनरी, अमोनियम सॉल्ट, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। तो किसी को भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे कहते हैं हम, अगर आपने अभी पढ़ा भी होगा हेलो एल्केन हेलो एलीन में, मैं फिर से बता रही हूँ यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अगर आपके नॉर्मल, अगर आपका अमोनिया होता है, अगर आपने देखा हो अमोनिया का स्ट्रक्चर, सो ये NH3 इज योर अमोनिया, है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो आप बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ये VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग दिखाई देती है, या मैं नॉर्मल लॉजिक दूं आपको तो नॉर्मल सा केस है यार। कितने बॉन्ड्स बनाए हैं इसने, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं और एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। सो ओवरऑल इसके पास 4 चीजें प्रेजेंट हैं, 3 बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर। ठीक है, सो अगर मैं इसकी बात करना चाहूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। एक S में एक इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एग्जैक्टली। सो बेसिकली sp3 मतलब 4, एक S 3 P, टोटल हो गए 4, और यहाँ पे मुझे 4 ही दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर। ठीक है, सो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसके पास एक लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल जैसी दिखाई दे रही है। देखो क्लियरली दिखाई देगा आपको, इसको ज्वाइन करो, क्या दिख रहा है आपको, दिस इज ट्राइगोनल एंड दिस इज पिरामिड, एक्टिंग एज अ पिरामिड। हमेशा ध्यान रखो बेटा, शेप में आप लोन पेयर्स को काउंट नहीं करते हो, तो लोन पेयर के अलावा जो भी बचेगा दैट इज नथिंग बट द पिरामिडल शेप।
ओके, तो बढ़ते हैं अमीन्स को बनाने की तरफ। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैं एक मिथाइल ऐड करती हूँ, मैं सिर्फ रिप्लेस कर रही हूँ, आई एम एडिंग 1 CH3, आई एम रिमूविंग 1 हाइड्रोजन। ओके, सो अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल लगा दूंगी तो मेरे पास हो क्या जाएगा, आपको क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक कार्बन लगा हुआ है। एग्जैक्टली अगर इस नाइट्रोजन के पास एक कार्बन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 1 डिग्री अमीन है। कौन सा अमीन है? 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, जब भी आपके नाइट्रोजन के पास एक कार्बन लगा होगा सो वो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, मतलब प्राइमरी अमीन। अगर इसके पास मैं एक और CH3 डालूं और दूसरा हाइड्रोजन निकाल दूं, देखो ध्यान से, बहुत आसान सी चीज है, तो यहाँ पे 2 CH3 लग जाएंगे, है ना, और एक हाइड्रोजन साथ में ये लोन पेयर। तो क्या दिख रहा है आपको बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन ने 1 और 2 बॉन्ड्स बनाए हैं कार्बन के साथ। तो जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते जाएंगे। विल सी दैट लेटर ऑन कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका 2 डिग्री अमीन और सेकेंडरी अमीन, एग्जैक्टली सेकेंडरी अमीन। और फिर से अगर मैं इसमें एक और CH3 ऐड करूंगी और हाइड्रोजन रिमूव करूंगी तो क्या दिखेगा मुझे, नाइट्रोजन 3 कार्बन से बॉन्ड बना लेगा और दूसरा एक लोन पेयर। एग्जैक्टली, सो व्हाट इज दैट, दैट इज 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, और आई कैन से टर्शियरी अमीन। एग्जैक्टली ना, यहाँ पे जैसे जैसे हाइड्रोजन के नंबर कम होते जाएंगे दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एक कार्बन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ से आपके अमीन्स की कैटेगरी चेंज होती जाती है। तो इसका फायदा क्या है बेटा, हमेशा ध्यान रखो, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, तो इसका भी फायदा आप आगे जाके देखने वाले हो। ठीक है, सो अभी के लिए डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ये हमने समझ लिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 2 3। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब हम इसका आयोपेक सीखते हैं कि भाई पेपर में तो आयोपेक नॉमेनक्लेचर तो आने ही वाला है। सो आयोपेक करने का तरीका मैं आपको कुछ रटवाने नहीं वाली, चीजों को समझाने वाली हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है बेटा क्वेश्चंस किया करो, क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा और आप बहुत अच्छा कर पाओगे लाइफ में। ओके, अब यहाँ पे ये रहा मेरा नाइट्रोजन, ठीक है, और इसके साइड में एक लगा है मिथाइल, इसके साइड में एक लगा है इथाइल, ठीक है, और एक लगा है हाइड्रोजन। ये तो बात बेटा आपको पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4, बट नॉर्मल केसेस में वो हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाता है विद 1 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करना चाहती हूँ, सो हमने पहले से ही पढ़ा है दैट वी हैव टू सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एग्जैक्टली, सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको क्या दिखाई दे रही है, 2 कार्बन की। सो आई मार्क इट लाइक दैट वे। ओके, दिस इज माई कार्बन चेन। इट मीन्स कार्बन चेन के अलावा कोई भी कार्बन बचा होगा सो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे ये जो है N का सब्स्टिट्यूएंट है। आप नॉर्मली अगर जैसे सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करते हो तो आप नॉर्मली कैसे काउंट करते हो बेटा, नंबरिंग देते हो उसको, है ना, और लोएस्ट नंबरिंग देने की पूरी कोशिश करते हो। अब यहाँ पे ये कार्बन से तो कनेक्टेड है नहीं, किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे। हमें क्या दिख रहा है, इथेन। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे बेटा इथेन। ठीक है, इथेन। अब ये अमीन्स की निशानी है, सो आई विल राइट डाउन हियर इथेन अमीन। ठीक है, इथेन अमीन। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे इथेन अमीन। इथेन में ई गायब कर दिया मैंने क्योंकि मैंने अमीन को रिप्रेजेंट किया है, सो दैट इज इथेन अमीन। इथेन अमीन हो गया। अब इसी नाइट्रोजन को अगर मैं 1 नंबर दूं तो इसी पे लगा हुआ है मिथाइल और नाइट्रोजन पे लगा है, सो यू हैव टू राइट इट डाउन N मिथाइल।
ओके, सो हम इसे कैसे लिखेंगे, एन मिथाइल इथेन अमीन। वेरी इजी, isn't it? Yes, it is very easy. सबसे पहले सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देख लिया तो उसका नाम लिख लो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन अमीन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन अमीन। उसके अलावा जो भी सब्स्टिट्यूएंट बचा वो नाइट्रोजन पे ही प्रेजेंट मिलेगा, मैक्सिमम आपको वही मिलेगा, ठीक है। सो दैट विल बी एन मिथाइल। ओके, अब मान लेते हैं नाइट्रोजन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, तो फिर हम क्या करें, देखो कैसे काम करेंगे। अगर मेरे पास मान लो बेंजीन है, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन, और इसके एक साइड पे लगा हुआ है इथाइल और एक साइड पे लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है। एक साइड पे लगा हुआ है इथाइल, एक साइड पे लगा हुआ है मिथाइल। अब बेसिकली मैं प्रेफरेंस किसको दूंगी, बेंजीन को, एग्जैक्टली, क्योंकि नाइट्रोजन से 3 लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक बेंजीन, तो बेंजीन ज्यादा पावरफुल हुआ ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉर्नर पे क्या लिखेंगे, बेंजीन अमीन, ठीक है, हमने लिख दिया बेंजीन अमीन। अब बेंजीन अमीन के अलावा जो आगे वाला पोर्शन है दैट विल बी पार्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब मेरे नाइट्रोजन के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो इथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ऑफ कोर्स ना, बिकॉज A B C D E पहले आता है M के कंपैरिजन में। सो हाउ यू कैन राइट दैट, हम इसे लिखेंगे N इथाइल, ठीक है, फिर डैश N, आई एम राइटिंग इट अगेन, मिथाइल, ठीक है, और बेंजीन अमीन। देखो कितना आसान था, आसान है कि नहीं। बेंजीन का नाम, और आप इसको और क्या लिख सकते हो, एनिलीन, है ना, इसको आप एनिलीन भी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चला कि एलिफेटिक्स की चेन में अगर हमें नाम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, एरोमेटिक में नाम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से एकदम स्मॉल आइडिया था कि आपको आयुर्वेद लिखना कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, इरेज करो बेटा, 1 2 3, चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और नॉमेनक्लेचर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग खुद गेस करना, वीडियो को पॉज करना और सोचना कि क्या हो सकता है, उसके बाद चेक करो क्या तुमने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया NH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे मैंने ले लिया CH2 CH3। बहुत आसान है, देखो कोशिश करो। दूसरा मैंने ले लिया सॉरी, यहाँ पे ले लिया मैंने ब्रोमीन। अब देखो बहुत आसान है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किधर आ रहा है बेटा, 1 2 3 दिस वे, ठीक है। इसका मतलब नाइट्रोजन पे जो इथाइल है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। सो सबसे पहले वर्ड रूट कॉर्नर पे लिखते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोपेन अमीन, एग्जैक्टली प्रोपेन अमीन। और उसके अलावा ये क्या हुआ, ये हुआ एन इथाइल, है ना, बिना गैप के प्रोपेन अमीन, एन इथाइल प्रोपेन अमीन। आसान था। नेक्स्ट देखो इधर ये प्रॉपर मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज माय एनिलीन, नथिंग एल्स बट एनिलीन। और एनिलीन पे कौन सी पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 3। सो 3 ब्रोमो एनिलीन, सिंपल, एंड दैट्स इट। आसान था ना। इसी तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर को सॉल्व करना है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फोटो क्लिक करके दिखाओ, मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगी, मैं आपको समझाऊंगी कि उसे लिखना कैसे है। अदरवाइज नेमिंग बहुत आसान है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े अपने नेक्स्ट प्रोसीजर पे। क्लिक दैट फोटोग्राफ बेटा। चलो अब हम अमीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बनाते कैसे हैं, रिएक्शन कैसे होता है, वो बात की बात है। पहले अमीन्स होते कैसे हैं। अगर आप अमोनिया के बारे में जानते हो तो आपको पता है अच्छे से, अमोनिया जिसके पास है लोन पेयर। अब सारे अमीन्स के पास भी तो लोन पेयर्स है ना बेटा।
तो लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर कितनी आसानी से आप डोनेट कर सकते हो, दैट डिस्क्राइब बेसिसिटी। इसका मतलब अमीन्स कैसे बिहेव करते हैं, बेसिक बिहेव करते हैं। दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। वाई दे आर बेसिक इन नेचर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ easily available lone pair of electrons. ओके, तो हम इसका बेसिक कैरेक्टर देखते हैं कि आखिर ये अमीन को बेसिक कैरेक्टर में, और इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, हाईली इम्पोर्टेंट। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट में समझाने वाली हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा। ठीक है, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन समझते हैं कि आखिर बेसिक कैरेक्टर फाइंड आउट करते कैसे हैं। कोई कितना अच्छा बेस है, याद रखना, कोई कितना अच्छा बेस है ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अवेलेबल फॉर डोनेशन। कितनी आसानी से आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए, इसी पे डिपेंड करेगा वो कितना अच्छा बेस है। ठीक है, तो बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो चीजें आती हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो बेस अच्छा हो, ठीक है, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखा रही हूँ, इसका मतलब बेस कितना अच्छा है, बहुत पावरफुल है। सो उसके लिए आपकी केबी की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सो मैं आपको डायरेक्टली लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केबी वैल्यू। केबी क्या होता है बेटा? दैट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। कितनी आसानी से आपका बेस इलेक्ट्रॉन देगा या कितनी आसानी से वो H+ को एक्सेप्ट करेगा, दैट डिफाइंस केबी। ओके, दैट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। जितनी ज्यादा केबी की वैल्यू होती है उतना ही अच्छा बेस होता है, और जितनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू होती है उतना ही बुरा बेस होता है। ऐसा कैसे भाई? लॉजिक तो पता होना चाहिए ना हमें, ऐसा इसके साथ गुनाह क्यों कर दिया भाई? ये तो समझ में आ गया कि भाई जितना आसानी से बेस आपका कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होगा, या नॉर्मल लैंग्वेज में जितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन देगा, वो केबी डिफाइन करेगा। ठीक है, तो पीकेबी और केबी के बीच में बेटा रिलेशनशिप होता है माइनस लॉग ऑफ केबी। तो आपको इधर से क्लियरली दिखाई देगा कि जो पीकेबी है और जो केबी है, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से केबी जितना ज्यादा बढ़ता है, जितना अच्छा बेस होता है, उतना ही ज्यादा उसका केबी होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसको नोट डाउन करो। तो हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे और बेसिक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। वन टू थ्री, ओके, चलो। अब कोई बेसिक है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? ये तो मैंने बोला भाई स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन आपको हर जगह पे केबी गिवन तो होगा नहीं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस गिवन तो होगा नहीं। एग्जैक्टली, सो हाउ यू गोना डिफाइन अ बेस? ठीक है, तो पहले समझो, थ्योरी को समझो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मेरे पास नाइट्रोजन है और सिंपल अमोनिया प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा केस ले लेते हैं, नाइट्रोजन विद 1 R ग्रुप। ठीक है, तीसरा केस ले लेते हैं, नाइट्रोजन विद 2 R ग्रुप। ठीक है, और चौथा केस ले लेते हैं, नाइट्रोजन विद 3 R ग्रुप। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो R ग्रुप होते हैं आपके, मिथाइल, इथाइल, मतलब कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, तो कार्बन कंटेनिंग जो ग्रुप्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने क्या बोला? बेस वो है जो आसानी से अपना लोन पेयर दे दे। बेस वो जो आसानी से अपना लोन पेयर दे दे। मतलब सोचने वाली बात है यार, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, है ना, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए। कुछ फ्रेंड्स होते हैं कि यार ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुझे दे देता हूँ, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है? कोई कितनी आसानी से आपको पैसे दे देगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना अच्छा इंसान है, प्लस वो रिच भी है ना, क्योंकि ज्यादातर रिच लोग दिलदार तो होते नहीं है,
बेस की खासियत अगर मैं बताऊं ना, तो आप नॉर्मल टर्म में समझ सकते हो, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे भी हो, ठीक है, दूसरा वो दिलदार भी हो, मतलब दे आपको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पैसे मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं कितनी आसानी से अवेलेबल होंगे, डिपेंड्स ना कि इसको कहाँ से पैसे मिल रहे होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे उतनी आसानी से ये आपको इलेक्ट्रॉन देगा, सिंपल सी बात है। अगर इसके पास, इसके पीछे में ऐसा कोई ग्रुप लगा दूं जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी खींच ले, तो क्या ये बेचारा कुछ कर पाएगा? नहीं ना, ये तो आपसे ही मांगने लग जाएगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं आपके मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप बेटा क्या दिखाते हैं, ये जो आर ग्रुप होता है, CH3, C2H5, ये सब क्या दिखाते हैं बेटा, ये दिखाते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कैसे ग्रुप होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं। दो टर्म्स होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। भाई हमारे पास बहुत पैसे हैं, आप ले लो। अब देखो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस नाइट्रोजन पे लगे होंगे उतनी ही आसानी से ये आपको पैसे देगा। बिल्कुल देगा यार। अगर घर में एक ऐसा बच्चा हो जिससे मम्मी भी पैसे दे रही है, पापा भी पैसे दे रहे हैं, दीदी भी पैसे दे रही है ना, आपकी कोई बड़ी बहन है वो भी पैसे दे रही है, तो आप क्या बोलोगे, अबे मैं पार्टी देता हूँ यार, मैं दूंगा पार्टी तुझे आज, तू भी क्या याद रखेगा, है ना। ऐसा ही होता है, बिकॉज हमारे पास पैसे हैं यार, तो देंगे पार्टी, क्या बात होती है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे जितनी ज्यादा पैसे वाले लोग इस नाइट्रोजन के आसपास लगे होंगे उतनी ही ज्यादा इसकी टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देगा उतना ही अच्छा क्या होगा, वो बेस। क्या ये बात समझ में आ गई है आपको? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 3 R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ देंगे, यहाँ पे सिर्फ 2, यहाँ पे सिर्फ 1 और यहाँ पे तो बेचारा एक भी नहीं। तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा हुआ? आपके नाइट्रोजन का, जिसकी साइड पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए। एग्जैक्टली सही बात है ना। सो दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, ये नॉर्मल अमोनिया दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो ये नॉर्मल बेसिक ऑर्डर है। तो मैं बोलूं गैस फेज में, गैस फेज समझते हो बेटा, नॉर्मल फेज, आपने कुछ एडिशन नहीं किया है, नॉर्मल फेज चल रहा है। सो गैस फेज में आपका ये ऑर्डर होता है और ये पूछा जाता है। सो कीप इन माइंड, ओके। बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा सामने वाले को, भाई हमें आता है। सो हाउ यू गोना राइट द थिंग्स? सिंपल सी चीज है। In the case of amines, the tertiary amines are highly stable or they are highly basic. Why? Because they are containing 3+ side effect, which makes nitrogen to donate electrons more easily. Like that way, okay? In your terms or in my terms, जैसे आप लिखना चाहो, ठीक है? चलो नोट डाउन करो। 1, 2, 3. Let's start the next part. अभी हम बेसिक कैरेक्टर को ही अच्छे से पढ़ेंगे, ओके? चलो देखें। अब बेटा एलिफेटिक और एरोमेटिक और अमोनिया तीनों को एक साथ लिखूंगी मैं शॉर्टकट में, कि आपको समझ में आए कि आपको बेसिक कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक की बात करी थी, अब मैं थोड़ा एरोमेटिक की भी बात करूंगी, ओके? देखो, फिर हम तीनों को एक साथ अरेंज करेंगे। अब मैं ले रही हूँ एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब मैंने ले लिया बेंजीन, ठीक है, और इसके सर पे लगा दिया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, एग्जैक्टली। अब ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर डोनेशन के लिए या नहीं जाएंगे? यही तो हमें देखना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये बेसिक है भी कि नहीं है। बेसिक कौन ज्यादा? जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सके।
अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, यही हमें आइडेंटिफाई करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ मीजोमेरिक सा दिखाई नहीं दे रहा आपको? मीजोमेरिक कहाँ लगता है बेटा? जहाँ पे भी किसी भी एटम के ऊपर लोन पेयर्स हो, ठीक है, और वहां पे रेजोनेंस के चांसेस हों और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जाए या रिंग से बाहर जाए, वहां मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। चलो देखिए कैसे। हमें दिख रहा है इधर रेजोनेंस, हमेशा याद रखो, लोन पेयर दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो क्या ये लोन पेयर बेचारा डोनेट करने के लायक है? कर पाओगे आप इसको डोनेट? किसी और को दे पाओगे? सोचो, बिल्कुल सोच के दिखाओ। अब ये लोन पेयर है, इधर अंदर जा रहा है और ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। देखो मैं सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगी बेटा, बाकी बिल्कुल सेम ही है, आगे बढ़ता जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? NH2 के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किधर दे दिया? बेंजीन रिंग में, फॉर रेजोनेंस, फॉर मेकिंग इट स्टेबिलिटी। यार उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो दे दिया। अब इस तरह क्या दिख रहा है? ड्यू टू रेजोनेंस, lone pair of electron present on nitrogen in aniline की बात कर रहे हैं हम। Due to resonance, lone pair of electron present on nitrogen in aniline is not available for donation। अवेलेबल ही नहीं है भाई डोनेशन के लिए। तो क्या ये बेसिक होगा? बेसिक तो होगा लेकिन खास नहीं बेसिक होगा। लोन पेयर है इसके पास तो बेसिक तो हो गया, लेकिन वो अवेलेबल भी है कि नहीं है ये भी मैटर करता है। सो इसीलिए बेचारा इतना अच्छा बेसिक नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली ना, बेसिक नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम है, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव ही नहीं कर सकता, बहुत ही वीक है ये बेचारा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है कि वो सामने वाले को दे पाए। एग्जैक्टली। तो चलो इसे नोट डाउन करो, फिर हम क्लासिफाई करते हैं 1 2 3। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। चलो आगे देखिए। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है? एलिफैटिक, एरोमेटिक, ओके। चलो देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेसिक कैरेक्टर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? और इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। एलिफैटिक, अमोनिया, एलिफैटिक व्हाट? अमीन्स, ठीक है? अमोनिया एंड एरोमेटिक अमीन्स। अब देखो मैंने क्या बोला, आपके लोन पेयर अवेलेबल नहीं है एरोमेटिक में, तो बेसिक सबसे ज्यादा कौन हुआ? एलिफैटिक, ड्यू टू प्लस साई इफेक्ट, सबसे अच्छा बेस हुआ, ठीक है? अमोनिया मिडल में आएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर तो है अवेलेबल। तीसरा आएगा एरोमेटिक अमीन। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इसके लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? उसके नीचे मैं रेजोनेंस भी लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके? अब मैं इसी में कैटेगराइज कर रही हूँ चीजों को। देखो कैसे। एलिफैटिक अमीन में सबसे ज्यादा 3 डिग्री अमीन होगा, ठीक है? फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री, या मैं बोलूं तो नॉर्मल 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है? क्योंकि इसके पास प्लस साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा है। दूसरा केस एरोमेटिक में समझो, कहीं आप लोग गलती कर बैठो तो मैं बता देती हूँ। एरोमेटिक में मान लो एक एनिलीन है, ठीक है? दूसरा है आपके पास बेंजाइल अमीन। बेंजाइल क्या होता है बेटा? बेंजीन पे CH2। अब इन दोनों में से ज्यादा एरोमेटिक कौन है, सॉरी ज्यादा बेसिक कौन है? सिंपल सी चीज है, नाइट्रोजन अगर डायरेक्टली कार्बन से लिंक्ड है जो कि रेजोनेंस में जा रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ रेजोनेंस मतलब लोन पेयर, सिंगल, डबल। यहाँ देखो, यहाँ लोन पेयर है, सिंगल है, फिर सिंगल है, तो क्या रेजोनेंस पॉसिबल है यहाँ पे? नहीं, देयर इज नो रेजोनेंस, there is no resonance, so lone pair of electrons are available for donation, ठीक है? and due to resonance, यहाँ पे resonance है,
ओके, तो इस वजह से ये आपका ज्यादा बेसिक हुआ एज कंपेयर टू एनिलीन। सबसे पहले कैटेगराइज किसको करना है, एलिफेटिक, अमोनिया और एरोमेटिक को, ठीक है। तीनों को क्लासिफाई कर लो, भाई ये एलिफेटिक है, ये सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद एलिफेटिक के अंदर देखो 3 डिग्री विंस ऑलवेज, ओके, हमेशा जीत जाएगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उसके बाद अमोनिया को रखो, फिर नेक्स्ट में देखो आपका एरोमेटिक जो अमीन है वो एनिलीन है या फिर बेंजाइल अमीन है या फिर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, वो देखो ध्यान से, ठीक है। अगर आपका नाइट्रोजन रेजोनेंस में जा रहा है, और रेजोनेंस कैसे देखना है, लोन पेयर, सिंगल, डबल, अगर वो जा रहा है तभी वो आपका बेसिसिटी नहीं शो करेगा, अदरवाइज वो शो करेगा। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लो, ये बहुत शॉर्टकट है, आपको ध्यान रहेगा। 1 2 3, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, तो अब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आज आपके बेसिक कैरेक्टर को पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मजेदार है एकदम। चलो, बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिक कैरेक्टर कैसे काम करता है। अब बेसिक कैरेक्टर है, पानी के अंदर आप चीजें डाल रहे हो, है ना, तो बहुत सारी चीजें मैटर करेगी। तो मैं चीजें समझा रही हूँ क्या क्या चीजें मैटर करेगी। अगर हम नॉर्मल बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो हमने बोला था भाई 3 डिग्री, मैं नॉर्मल बोलूँ तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बात करती हूँ तो आपका अमोनिया कम बेसिक होगा, फिर आपका 1 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होगा ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट। सेकेंडरी अमीन आपका 2 अगर मैं आर लगा दूं तो वो और ज्यादा बेसिक होगा, और अगर मैं 3 आर लगा दूं तो ये और ज्यादा बेसिक होगा। हमने यही बोला था नॉर्मल, यही बोला था हमने बेसिक कैरेक्टर। अब ये पानी में चला गया, पानी में, ठीक है। नॉर्मल अगर मैं बोलूंगी तो बेसिक कैरेक्टर यही है, ठीक है, क्योंकि प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा है। अगर कोई चीज पानी में चली गई तो वो बेसिक कैरेक्टर कैसे दिखाएगी भाई। पानी में जाने के बाद हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो पानी में स्टेबल है भी कि नहीं, पानी में स्टेबल है भी कि नहीं। पानी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से। वाटर में ऑक्सीजन है और अमीन्स में नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये कैसे बेसिक कैरेक्टर दिखाएंगे, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा भाई कितनी आसानी से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उतने ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाएगा ये लोग। एग्जैक्टली ना। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक्वस में हम देखते क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे आप, इसको मैं 1 मार्क कर लेती हूँ, इसको मैं 2 3 4, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ दिख रही है, इधर ही तो दिख रही है। फिर इधर 2 हाइड्रोजन हो गए तो कम हो गई, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो गया और कम हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो कहाँ से होगी इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं हो सकती ना। और ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत आ रही है। आर ग्रुप जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतने ही नॉन पोलैरिटी बढ़ेगी। आपका पानी कैसा है, पोलर है, तो क्या वो इसके साथ एडजस्ट करेगा, बोलेगा नहीं भाई निकल यहाँ से, पतली गली से अभी निकल। भाई कैसे एडजस्ट करूं मैं, तेरे पास तो बहुत नॉन पोलैरिटी है और मैं तो पोलर हूं, तू मेरे साथ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या था, 1 2 3 एंड देन 4। अब देखो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, अब ऑर्डर ये आ गया। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। एक तो नॉर्मल बेसिक कैरेक्टर प्लस साइड इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। एक्वस सॉल्यूशन में मैं बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है। गैस फेज में तो नॉर्मल ऑर्डर है। बेसिक कैरेक्टर किसके किसके प्रोपोर्शनल है, हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स। तो बेसिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे आपका ये बेसिक कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस पे,
कौन कौन सी चीजें इसे अफेक्ट कर रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट। तीन चीजें एक साथ। तो यहाँ पे हम तीनों को साथ में मिला नहीं पाएंगे यार। 1 डिग्री 2 डिग्री अमोनिया सबको मिलाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। तो यहाँ पे अब जो मैं लिखने वाली हूँ दैट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव। थ्योरेटिकली हम इन फैक्टर्स से चीज़ों को समझा तो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आइडिया नहीं दे सकती। तो दैट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड अगर आपके पास नाइट्रोजन से लिंक्ड डायरेक्टली मिथाइल है या इथाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो बेटा। 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे तो एक्वस सोल्यूशन में हम बेसिक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने का सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, बहुत आसान है, माइंड में बैठ भी जाएगी। देखो कैसे। अगर आपके पास आर ग्रुप जो है वो क्या है, मिथाइल, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपल अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया RNH2 एक आर ग्रुप, दूसरा मैंने लिख दिया R2NH और तीसरा मैंने लिख दिया R3NH, ठीक है। मैंने इन सब के बारे में लिख दिया यहाँ पे। अब अगर आपका आर ग्रुप क्या है, मिथाइल है, अगर आपका आर ग्रुप क्या है, मिथाइल है, तो कौन सबसे पहले जीतेगा? आपने स्टेरिक हिंड्रेंस को देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखा, बेसिक कैरेक्टर को देखा, प्लस आई इफेक्ट पे देखा, तो उसके अकॉर्डिंग ना तो आगे वाला बड़ा स्टेबल लग रहा है ना पीछे वाला स्टेबल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंडरी अमीन मिडल में आ रहा है, जिसकी वजह से हम उसको सबसे नंबर 1 पोजिशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिग्री सबसे पहले आता है, ठीक है। उसके बाद मिथाइल एक कार्बन से बना है, सो 2 डिग्री के बाद आप लिखोगे 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। पहले 2 डिग्री, और अगर आपका जो आर ग्रुप है वो इथाइल है, क्या है आपका आर ग्रुप, इथाइल, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेम रहेगा, ठीक है। अब इथाइल में 2 कार्बन है, ठीक है, एक से ज्यादा, सो 2 डिग्री के बाद आएगा 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया, ठीक है। सिंपल ट्रिक है, याद करने के लिए एकदम माइंड में क्लिक एकदम आराम से क्लिक करेगा। मिथाइल छोटा है, एक कार्बन का बना है, सो 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री ज्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, फिर 3, फिर अमोनिया। और नेक्स्ट वाले केस में इथाइल 2 कार्बन से बना है, एक से ज्यादा, सो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। ओके, सो ये एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। चलो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 1 2 3, चलो आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, और फिर हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट की। सॉल्युबिलिटी मतलब पानी में कितना स्टेबल है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और लाइक डिजोल्व, लाइक हमने कब से सुना हुआ है, पोलर पोलर में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिजोल्व होते हैं। सो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं बेटा, सॉल्युबिलिटी की, तो आपके जो लोअर अमीन्स होते हैं, लोअर अमीन समझते हो, लोअर अमीन्स का क्या मतलब है, लोअर अमीन्स का मतलब है जितना कम आर ग्रुप आपका लगा हो, जितने कम मिथाइल ग्रुप लगे हो उतना अच्छा रहेगा। सो लोअर अमीन्स आर मोर soluble than higher amines, ठीक है। और क्यों, यहाँ पे मैं रीजन भी लिख रही हूं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक मतलब कार्बन एटम्स जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर कार्बन चेन, ठीक है। सो कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, नॉन पोलैरिटी, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से आपके हायर अमीन्स बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ पे मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट भी डिस्कस करके बता रही हूँ।
जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा पानी के अंदर वो उतना अच्छा बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा। सिंपल सी बात है ना। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज बॉइल करना शुरू करे। तो किसी का कितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब वो उतना ही टाइम लगाएगा बॉइल होने में। दूसरा मतलब कि उसके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रांग है। सो आप बेसिकली देख सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट को तो हमें दिखेगा पहला आर ग्रुप 1 डिग्री अमीन, जिसके पास कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद 2 डिग्री अमीन, जिसके पास एक ही हाइड्रोजन है। और 3 डिग्री अमीन। अगर हम इसको देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल। ओके, सो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्लियर? चल नोट डाउन कर लो बेटा। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट इट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्कस कर लिए इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई अमोनिया कैसा होता है, अमीन कैसे बनता है, अमीन कैसा बिहेवियर दिखाता है, सॉल्युबिलिटी दिखाता है, नहीं दिखाता। अब चलो इसे बनाने का काम करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर करने का क्या तरीका है? अगर आप अमीन्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? अमीन्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यार। अमीन्स मतलब NH2। NH2 मतलब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन का होना। मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो रिडक्शन करके हम बहुत अमीन्स बना सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो? देखो काफी चीजें यूज कर सकते हो। पहली चीज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ज्यादातर केसेस में यूज नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, इसीलिए इतनी जल्दी नहीं मिलता। कोई चीज भाई महंगी होती है, उसकी वैल्यू ही अपनी होती है यार, है ना। तो ये बहुत महंगा है। ओके, अब सेकंड चीज आप क्या यूज कर सकते हो? कोई भी मेटल, क्योंकि मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यस, सो प्लैटिनम ले लो, निकल ले लो, पैलेडियम ले लो विद हाइड्रोजन। यू नीड टू ऐड हाइड्रोजन। यस, थर्ड आप क्या ले सकते हो? सोडियम ले सकते हो विद इथेनॉल। ठीक है, सोडियम ले सकते हो। फोर्थ आप क्या ले सकते हो? आयरन ले सकते हो विद HCl। आयरन भी मेटल है ना। फिफ्थ आप ले सकते हो टिन विद HCl। अब इन सबका यूज मैं आपको करके दिखाऊंगी डिफरेंट कैटेगरीज में। पहले इन सबको नोट डाउन करो, इन सबके नाम आपको पता ही होने चाहिए यार कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इनकी टेंडेंसी है सामने वाले को रिड्यूस कर डालो और खुद को ऑक्सीडाइज कर लो, क्योंकि ये अमीर होते हैं, मेटल्स काफी अमीर होते हैं, है ना। कैसे अमीर होते हैं? इनके अंदर भले इनके पास पैसे कम हो लेकिन दिलदार बड़े हैं। हम तो भाई इलेक्ट्रॉन देंगे तुम्हें, लो तुम इलेक्ट्रॉन, खुशी से लो। ओके, तो चलो इसे नोट डाउन करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो तो हम इसको पढ़ी कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम। ओके, 1 2 3 चलो अब मैं आपको इन सब का यूज करवाने वाली हूँ। देखो कैसे। सबसे पहली चीज, मुझे NH2 चाहिए। तो NH2 के लिए मैं नाइट्रो यूज कर सकती हूँ, NO2। ऑक्सीजन को हटाओ, हाइड्रोजन को डालो, रिडक्शन, है ना। तो हमने क्या लिया? हमने लिया कोई भी CH3NO2 ले लो, मान लो। ठीक है, मैं नॉर्मल R ग्रुप ले रही हूँ। R ग्रुप मतलब कुछ भी होगा, एलिफेटिक भी होगा, एरोमेटिक भी होगा, आप दोनों में उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली बनाना है RNH2। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लिया क्या? पहला केस लिया मैंने RNO2 से मैंने बनाया NH2। RNO2 से क्या बनाया मैंने? NH2। तो हम इस पे क्या क्या यूज कर सकते हैं? मैं यूज कर सकती हूँ आयरन विद HCl।
ठीक है, थोड़ा इसको सुंदर तरीके से लिखते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे, मजा आए पढ़ने में भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे था मेरे पास RnO2। RnO2 से ये कैसे बनेगा, अगर हम इसके अंदर डालेंगे आयरन HCl और मतलब या, ठीक है, या SnHCl, या तो आप आयरन HCl डाल दो या टिन के साथ HCl डाल दो, आपका काम बन जाना है। तो आखिर क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर से, देखो या तो प्रिपेयर करने को आएगा कि भाई NO2 से NH2 बनाओ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई टिन ले लो या आयरन ले लो। अब सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेस्ट जो आप यूज करते हो वो यूज करते हो आयरन विद HCl। ऐसा क्यों, क्योंकि आयरन और HCl से बनता क्या है, यहाँ लिख रही हूँ बेटा, Fe और HCl से बनेगा क्या, आपका बनेगा FeCl2, ठीक है, FeCl2 प्लस 2 हाइड्रोजन एटम्स, और यही 2 हाइड्रोजन एटम्स नाइट्रोजन के पास कंबाइन हो जाते हैं जाके। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिकली रिड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, और ये जो FeCl2 है ये वापस HCl बना लेता है। सो आपको वापस HCl बना लेता है, फटाफट HCl बना लेता है। सो देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl नीडेड इन द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट लेना पड़ता है HCl का, इस वजह से हम आयरन को HCl के साथ यूज करते हैं। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, हम किससे बना सकते हैं RnH2? हम बना सकते हैं बेटा अमाइड से। ठीक है, अमाइड से बना सकते हैं। तो अमाइड क्या होता है भाई, ये होता है RCONH2। क्या होता है भाई, RCONH2 बना सकते हैं हम। ठीक है, तो अमाइड से RnH2 बनाना है, तो ये डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, रुको साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं दूसरा ही केस ले लेती हूँ, बिकॉज R के बीच में CH2 भी आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। सो ये पहला क्राइटेरिया था रिडक्शन में, सबसे पहला क्या था, NO2 से आप NH2 बना रहे हो। ठीक है, अब दूसरे केस पे चलते हैं। ठीक है, अमाइड से बनाते हैं, चलो अमाइड से बनाए, इरेज कर दो बेटा, 1 2 3। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बनाएंगे अमाइड से, RC≡O NH2। अगर हम इसके अंदर डाल देंगे, या तो हम डाल दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तो भी रिडक्शन हो जाएगा, या हम इसके अंदर डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं भाई, सोडियम विद इथेनॉल। अभी मैंने आपको बताया था, और मैं और लिख रही हूँ, इसका मतलब या तो ये डालो या तो ये डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी डाल सकते हो ये भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बन क्या जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन है ना, तो मैं अमीन बनाना है अमाइड से, क्या बनेगा, सोचो सोचो, सिंपल सा केस है, ऑक्सीजन को हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, यही तो कर रहे हैं हम। तो हमें क्या मिल जाएगा, RCH2NH2। ठीक है, क्या मिल जाएगा, इस ऑक्सीजन की जगह मिल जाएगा हाइड्रोजन, और ये बन गया अमीन। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, अगर हम RC≡N ले लें, RC≡N ले, ठीक है, सो ट्रिपल बॉन्ड अगर हम N ले लेंगे तो भी हम यूज कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप यूज कर सकते हो पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम, ठीक है, विद हाइड्रोजन। इन तीनों में से कोई भी एक और हाइड्रोजन के साथ, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या बन जाएगा, सेम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ो और हाइड्रोजन लगाओ। कितने हाइड्रोजन लगाओगे, सिंपल सी चीज है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगाओ। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगाओ, बात खत्म। सो R मैंने कर दिया कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन लगे होने चाहिए, 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना रखे हैं, सो 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड नाइट्रोजन ने ऑलरेडी बना रखा है, सो 2 हाइड्रोजन। देखो दोनों केसेस में आपको सेम चीज मिलेगी, क्योंकि ये जो RCONH2 है ये नथिंग बट ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस है आपके RCN का, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है ये। सो मैं यहाँ पे लिख दे सकती हूँ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे ना अगर आप साइनाइड का, तो आपको CONH2 मिलेगा। ये हॉफमैन अभी हम यूज करने वाले हैं, उसमें बताऊंगी ये यूज करते हैं हम। तो डालते क्या है बेसिकली, पार्शियल के लिए हम डालते हैं वाटर विद एनी बेस। ठीक है, कोई भी बेस डालोगे तो रिएक्शन पार्शियल स्टॉप हो जाएगा।
अगर तुम प्रॉपर एसिड डालोगे तो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम आपका जो रिएजेंट होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप RCN से RCONH2 बनाना चाहते हो तो आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस। चलो नोट डाउन करो बेटा, 1 2 3, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। ये बात हो गई रिडक्शन से। हमने रिडक्शन से क्या क्या बना लिया? अमीन बनाए। किससे बनाया? अमाइड से बनाया, नाइट्राइल से बनाया, और थर्ड केस नाइट्रो से बनाया। अब नाइट्राइल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देती हूँ। नाइट्राइल जब भी आता है ना, बच्चे बेचारे बड़े परेशान कि भाई लिखे कैसे। जब तक आपको बेटा स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको एकदम ट्रिक बता रही हूँ, बहुत आसान सी। कभी भी बड़ी बड़ी चीजें समझनी हो ना, सबसे छोटी वाली चीज को ध्यान रखा करो। ठीक है, हमेशा इथेन नाइट्राइल, ठीक है, और मिथाइल साइनाइड, दोनों का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? दोनों का स्ट्रक्चर एक ही, क्या है वो? CH3CN। CH3CN। सिर्फ एक लॉजिक याद रखो, सिंपल सी चीज है। मिथाइल साइनाइड में C आ गया, ठीक है, तो इसीलिए मैंने मिथाइल और साइनाइड अलग से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे इसने बोला नाइट्राइल, और नाइट्राइल में कोई कार्बन तो है नहीं, N मतलब नाइट्रोजन से, N से शुरू हो रहा है आपका अल्फाबेट, ठीक है, आपका जो वर्ड है वो N से शुरू होता है, C से तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये जो इथेन है इसको पूरा काउंट करना पड़ेगा। ये जो इथेन है नाइट्राइल के साइड में इथेन है, आप इसको पूरा का पूरा काउंट करोगे। जब आप साइनाइड लिखोगे तो आप एक कार्बन कम से काम चलाओगे। जब आप नाइट्राइल लिखोगे तो नाइट्राइल के आगे जो भी लिखा है आप उसके पूरे कार्बन इंक्लूड करोगे। तो साइनाइड के अंदर कार्बन आपको एक एक्सक्लूड करना है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो साइनाइड में ऑलरेडी एक कार्बन आ रहा है, तो कभी भी आप एक्स्ट्रा उसका कार्बन नहीं लगाओगे। ये हो गया मिथाइल और ये हो गया साइनाइड, ठीक है, सिंपल। मिथाइल CH3, साइनाइड CN, और इथेन नाइट्राइल के अंदर इस पूरे इथेन को आप इंक्लूड करोगे। क्यों करोगे भाई इंक्लूड? क्योंकि नाइट्राइल में C नहीं है, सो इस पूरे को इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो सबसे सिंपल लॉजिक है, इथेन नाइट्राइल मिथाइल साइनाइड सेम स्ट्रक्चर, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस की, जिसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे अपने अमीन को बाय व्हाट? अमोनोलिसिस। चलो अमोनोलिसिस करते हैं। अमोनोलिसिस, इसे हॉफमैन अमोनोलिसिस भी कहते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, हॉफमैन अमोनोलिसिस भी कहते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा केस है। देखो कैसे। अमोनोलिसिस, अमोनो मतलब अमोनिया, लिसिस मतलब इसका टूटना, सिंपल सी बात है। अमोनो मतलब अमोनिया और लिसिस मतलब टूटना, ब्रेकिंग। ब्रेक कौन होगा भाई? बॉन्ड ही तो होगा, इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया अमोनिया, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया एल्काइल हैलाइड। क्यों लिया भाई एल्काइल हैलाइड? क्योंकि मुझे दिख रहा है मेरा नाइट्रोजन तो काफी पैसे वाला है यार, रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होता है। मैंने ले लिया बेटा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, नाइट्रोजन बोलेगा आओ भाई मैं कार्बन को लेके जाता हूँ। अब इसने क्लोरीन को क्यों नहीं लिया बेटा? सिंपल सी चीज है, एक गरीब और अमीर में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव पार्ट है, मतलब जिसके पास कम पैसे हों, और एक बहुत ही डोनेटर टाइप का इंसान बैठा हुआ है, सो उनके बीच में अट्रैक्शन काफी होगा, ठीक है। सो ये जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ओके। तो ये देगा तो क्लियर सी बात दिख रही है कि ये क्लोरीन निकल जाएगा बेटा, एग्जैक्टली ना, इसने बॉन्ड बनाया इससे, तो ये टूट जाएगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में। सो यहाँ दिखा मुझे N, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऊपर लग गया एक मिथाइल और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कोई इलेक्ट्रॉन आपको देगा तो वो बेचारा गरीब हो गया ना थोड़ा, तो उसके सर पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और आपको मिला क्या बेटा? Cl नेगेटिव, ठीक है। अब
हमेशा ध्यान रखो रिएक्शन के अंदर HCl गैस निकल रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था भाई आपको बहुत जगह दिखेगी, HCl ही निकलती हुई दिखाई देगी, बहुत जगह दिखाई देगी। तो चलो देखिए HCl कैसे निकल रही है भाई। देखो यहाँ पे ये Cl नेगेटिव आया, इसने हाइड्रोजन को लिया और नाइट्रोजन को बोला भाई तू ऐश कर, आराम से रह। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलेगा भाई मुझे पैसे चाहिए, जिससे मैंने नया बॉन्ड बनाया है मैं उसको तो अब नहीं मना कर सकता ना, तो पिछला तोड़ना पड़ेगा मुझे, कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा। तो यहाँ पे HCl की गैस निकल गई, ठीक है। गैस को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो ऊपर लगा के गैस गई, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया NH और एक मिथाइल विद लून पेयर। एग्जैक्टली फिर से सेम चीज होगी, फिर से मैंने क्या डाला, मिथाइल क्लोराइड। अब बेटा मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, जो मैंने किया बिल्कुल सेम चीज होने वाली है, ठीक है। जब तक आपके पास हाइड्रोजन है तब तक मिथाइल रिप्लेस होगा। तो अब मैं सीधा बना रही हूँ HCl निकाल के। सो HCl निकल गया और यहाँ पे बन गया N, एक H, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल और लोन पेयर, ठीक है। फिर से CH3Cl आया। क्यों भाई, क्यों आया CH3Cl? कह रहा है भाई तुम्हारे पास बहुत पैसे है, दो यार, हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, दो। तो फिर से HCl की गैस निकल गई, ठीक है। और आपको क्या मिल गया, NCH3 विद लोन पेयर। अब देखो अभी भी CH3Cl बाज नहीं आएगा। अब सिंपल सी बात है ना यार, तुमने एक मोल्ड, तुमने क्या डाला होगा, एक एटम थोड़ी डाला होगा CH3Cl का, एल्काइल हैलाइड एक एटम थोड़ी डाला होगा, एक मॉलिक्यूल थोड़ी डाला होगा। तुमने क्या डाला होगा, एक मोलर, दो मोलर, एग्जैक्टली ना। तो बहुत सारे हैं। रिएक्शन तब तक होगा जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। भाई मेरे पास लोन पेयर है, आ अटैक करें, आ तुझे पैसे दूं यार, तुझे भी क्या याद रखेगा मुझे तू। चलो देखें कैसे देगा ये। अब नाइट्रोजन के पास थे लोन पेयर, नाइट्रोजन ने कहा चलो भाई मिथाइल घर चले, Cl ने कहा ठीक है भाई जाओ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बना लिए CH3 के साथ, 4। अगर इसने 4 बॉन्ड बनाए तो इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज, एग्जैक्टली। और इस पूरे के साथ बैठा कौन है आपका, बैठा कौन है भाई, Cl नेगेटिव बैठा है ना, एक तरह का सॉल्ट। अच्छे से लिखती हूँ, देखो ये हो गया नाइट्रोजन पॉजिटिव, CH3 4 और Cl नेगेटिव। तो बेसिकली क्या दिख रहा है, ये बन गया एक क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि नाइट्रोजन ने पूरे के पूरे 4 बॉन्ड बना लिए। अब बेचारे के पास कुछ नहीं बचा है, तो अब चाहे तुम CH3Cl कितना ही क्यों ना ले आओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। एग्जैक्टली ना भाई, पैसे ही नहीं बचे मेरे पास, दूंगा क्या तुझे, ना मेरे पास बॉन्ड्स बचे हैं, ना मेरे पास कुछ बचा है, मेरा घर भी तूने ले लिया पूरा का पूरा, अब बचा क्या है, बेचारे के पास कुछ नहीं बचा। एग्जैक्टली ना। तो इस वजह से यहाँ पे बन गया क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो पहला क्या बना था बेटा, 1 डिग्री अमीन, दूसरा क्या बना, 2 डिग्री अमीन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे था 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अमीन बना, दूसरा यहाँ पे 2 डिग्री अमीन बना, तीसरा यहाँ पे 3 डिग्री अमीन बना, और यहाँ पे क्या बना, 4 डिग्री अमीन। तो ये है तुम्हारा अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस, इस पे क्वेश्चन आता है कि भाई जब आप अमोनोलिसिस करते हो एल्काइल हैलाइड के साथ, तो आपको प्राइमरी अमीन क्यों नहीं मिलता? Why? Because the lone pair of electrons, they are already available on the nitrogen and they are highly reactive. So the reaction is not stopped by just primary amine. Reaction रुकता ही नहीं है प्राइमरी अमीन पे, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर इतने इजीली अवेलेबल हैं डोनेशन के लिए। जितने ज्यादा मिथाइल लगाओगे नाइट्रोजन बोलेगा ना भाई मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ले लो ले लो, है कि नहीं। तो इस वजह से, इसी वजह से नाइट्रोजन बहुत रिएक्टिव है इस कंडीशन पे, दैट इज व्हाई अमोनोलिसिस प्राइमरी अमीन नहीं बनाता। ओके चलो 1 2 3 बढ़े आगे बेटा। चलो इरेज करिए मैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, हम फिर से अपना अमीन बनाएंगे। अब हम ना प्राइमरी अमीन बनाएंगे, ठीक है, हम बनाएंगे प्राइमरी अमीन। देखो बहुत मजेदार है, ठीक है, प्राइमरी अमीन। अब प्राइमरी अमीन किससे बनाते हैं भाई, गैब्रियल थैलामाइड बाय यूजिंग
गैब्रियल थैलामाइड क्या बनाते हैं? प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन। अब देखो कैसे बनाएंगे भाई प्राइमरी अमीन, चलो देखते हैं। गैब्रियल थैलामाइड होता क्या है पहले तो भाई यही पता होना चाहिए। बनता कहाँ से है, आता कहाँ से है, पहले तो यही पता होना चाहिए ना पता। देखो कैसे पता करें, चलो देखिए। ये बनता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, कहां से बनता है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इसमें हम डालते हैं बेटा अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया। ये आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए। जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया डालोगे नाइट्रोजन के पास कमाल की लोन पेयर है, वाह, है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक अमीन है और ये एक OH है। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, डायरेक्टली मैं बता रही हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक तरह से एक OH बाहर, दूसरा एक NH2 अंदर, और निकल क्या रहा है? पानी। देखो पानी, देखो क्लियरली दिखेगा। इस NH3 को मैं किस तरीके से लिखूं कि पानी निकल जाए। यहाँ पे मैंने लिखा NH2 और इधर साइड पे लगाया हाइड्रोजन। ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और ये जहां से हाइड्रोजन गया, जहां से ऑक्सीजन गया, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड। एग्जैक्टली ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं सीधा बना रही हूँ। अब लॉजिक समझ में आ गया, मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ बेटा मैं, यहाँ पे जहां जरूरत होगी वहां जरूर बताऊंगी। ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2, और इधर भी यही होगा क्योंकि मैंने एक्सेस पे डाला है। ओके, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर, बड़े एक्साइटेड बैठे हुए हैं यार, है ना। तो क्या होगा, ये है एक न्यूक्लियोफाइल और ये जो कार्बन है ये है इलेक्ट्रोफाइल, है कि नहीं? देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफाइल है एक तरह का, है यार, है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, कोई भी एक नाइट्रोजन, ये वाला है ये वाला, कोई भी एक ले लो, ये क्या करेगा? ये बोलेगा कार्बन मैं आ रहा हूं तेरे पास, क्योंकि हमारे बीच में अट्रैक्शन हो रहा है यार, फीलिंग है, चलो काम करें। ये रहा आपका बेंजीन। ठीक है, और इसी के साइड में क्या लगा हुआ है? C, थोड़ा ऊपर बनाती हूँ, दिखेगा नहीं, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, और ये किससे बॉन्ड बना लेगा बेटा? C, यहाँ पे बन जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इससे बॉन्ड बना रखा है, और इसी कार्बन पे एक NH2 भी लगा हुआ है। एग्जैक्टली दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, और ये जो नाइट्रोजन है इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके सर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखना, बहुत आसान है बेटा मैकेनिज्म। यहाँ पे अब आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को हील कौन करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हील कौन करेगा, मतलब इसके हाइड्रोजन को लेके कौन जाएगा। रिएक्शन अंदर ही अंदर होता है, हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है जाएगा कौन पैसे देने। तो बेटा जो सेल्फिश कम हो वही जाएगा पैसे देने। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो क्या वो आसानी से पैसे देगा? कभी नहीं देगा, नाइट्रोजन देगा उसके बदले में। और दूसरी कंडीशन, पहला तो ये तरीका है जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो वही जाता है पैसे देने। दूसरा पार्ट है, जितना ज्यादा गैस फॉर्मेशन होता है किसी भी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, रिएक्शन के अंदर आपको दिखती है गैस निकल रही है, निकाल दो उसको। अमोनिया हो, HCl हो, पानी निकल रहा हो, निकाल दो उसे, क्योंकि कोई चीज बाहर निकलती है तो स्पेस बढ़ता है। ठीक है, और गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर गए हाइड्रोजन के पास और इस नाइट्रोजन को स्टेबल बनाया। ठीक है, यहाँ पे बना बेंजीन। ओके, ये CO नेगेटिव, और ध्यान से देखो क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड O NH, और इस कार्बन पे बन गया NH3 पॉजिटिव। दिख रही है अमोनिया की गैस न्यूट्रल फॉर्म में निकलेगी, तो इसको धक्का मारना पड़ेगा बाहर जाने। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, बॉन्ड बनाया और अमोनिया को बाहर फेंक दिया। ओके, तो यहाँ पे अमोनिया की गैस निकल गई और हमें क्या मिल गया, थोड़ा इधर बनाते हैं, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O NH एंड दिस। बेटा आप इसका स्ट्रक्चर भूल सकते हो, ठीक है,
मैंने इसलिए बताया है क्योंकि तुम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो माइंड में रख भी सकते हो कि ठीक है इसका नाम याद है हम बना लेंगे, लेकिन ये भूल सकते हो। तो इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये बन कहाँ से रहा है, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट योर थैलामाइड। नोट डाउन, नोट डाउन करो आप अच्छे से इसे। 1 2 3 चलो। अब थैलामाइड से बनाए अपना प्राइमरी अमीन, ओके। अब थैलामाइड से हम बनाएंगे प्राइमरी अमीन। देखिए भाई कैसा खूबसूरत सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये रहा हमारा थैलामाइड। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, ठीक है। अब ये रहा थैलामाइड, ओके। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा बेटा, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ना। हम डालते हैं इसके अंदर बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस। क्या डाला है मैंने? KOH। KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है मेरे पास? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको अगर ध्यान हो तो आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं, एग्जैक्टली पढ़े हैं ना आपने। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। तो आपने दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हैं, SN1 SN2, है ना। आपको क्या लगता है इस पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है? इतना बड़ा ग्रुप और इसके पास लगा है हाइड्रोजन, इतना बड़ा ग्रुप इसके पास लगा है हाइड्रोजन। क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या आपको बल्कीनेस दिखाई दे रही है? हाँ। क्या आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिखाई दे रहा है? हाँ। तो ये रिएक्शन किधर जाने वाला है? बाय SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म की निशानी होती है जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो, बेचारा बेस पीछे से अटैक करके निकल जाता है ट्रांजिशन स्टेट बना के, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ क्या दिखेगा? SN2। ये मैं क्यों बता रही हूँ, अभी बताने वाली हूँ, इस पे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बेस ने ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और नाइट्रोजन पे बना नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव, K पॉजिटिव, एक तरह का सॉल्ट, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? इसका क्या करोगे? यहाँ पे एल्काइल हैलाइड डालोगे। अब वजह की बात है, आपको बोलना चाहिए कि मैम आपने एल्काइल हैलाइड यहीं क्यों नहीं डाल दिया था डायरेक्ट, पहले बेस क्यों डाला? अब बेटा जो एल्काइल हैलाइड है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना इतने आसान बात नहीं है, इसीलिए पहले बेस डाला जाता है ताकि नाइट्रोजन को अच्छा खासा बेस बनाए और अच्छा बेस बनाए, ताकि वो फटाफट एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करे, ठीक है। चलो मैंने इसके अंदर डाला CH3Cl, सिंपल सब्स्टिट्यूशन कराओ। ये N नेगेटिव है, इस पे ये CH3 वाला पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा और ये माइनस KCl बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास? बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बन गया N with R और I can write down here CH3। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे से, ओके। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें बनाना क्या, हमें प्राइमरी अमीन बनाना है, हमें अमीन बनाना है। तो अमीन बनाने के लिए मुझे ये दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डाल दो, बस काम बन जाएगा अपना, 2 हाइड्रोजन बस डाल दो। तो हम करते क्या है, हम करते हैं बेटा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या करोगे आप इसके बाद? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा क्या, यहाँ पे अमीन बनाओ, सिंपल बॉन्ड तोड़ दो इसका, CH3 NH2 बना दो। डायरेक्ट बता रही हूँ, मैकेनिज्म नहीं आएगा इसके बाद का तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। सो NH2 और वाटर में से 2 हाइड्रोजन चले गए, 2 OH बचे और वो 2 OH कहाँ लग जाएंगे? इन दोनों कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे बन क्या गया हमारे पास? C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। और बेसिकली एक तरह का सॉल्ट बन जाता है क्योंकि आपने सोडियम डाला हुआ है इसके पास। सो O नेगेटिव Na+, एक तरह का सॉल्ट, O नेगेटिव Na+, यस, एंड दैट्स इट। बन गया आपका प्राइमरी अमीन थैलामाइड को यूज करके। आसान था ना? बहुत आसान। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो है
वो आप एलिफेटिक अमीन्स बनाने के लिए यूज करते हो, एरोमेटिक के लिए क्यों यूज नहीं करते हो? यहाँ पे मैंने आपको स्पेशली बोला ये SN2 मैकेनिज्म से जाता है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब है आपका जो आर ग्रुप होना चाहिए तो छोटा होना चाहिए, उसमें इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करेगी। ऑलरेडी इंसान बल्की है, सामने से आप और बल्कीनेस डालोगे तो रिएक्शन होगा क्या? नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसके अंदर होता क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर दिस नाइट्रोजन इन थैलेमाइड दैट पर्टिकुलर इज ओनली स्टेबल बाय SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पे ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। तो SN2 मैकेनिज्म की वजह से, सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर की वजह से आपका रिएक्शन सिर्फ एलिफेटिक के लिए जाता है, एरोमेटिक के लिए नहीं जाता। टू मिनिमाइज और टू, बिकॉज आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो टू मिनिमाइज द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्जन, ओके, we can only proceed with aliphatic amines. We can only prepare aliphatic amines. There is no chance for aromatic. There is no chance. Why? Because of SN2 mechanism. That's it. अगर इतना पॉइंट भी लिखोगे तो भी नंबर है। ओके, बढ़े आगे। इरेज करो बेटा, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। चलो अब एक लास्ट प्रिपरेशन करते हैं, फिर रिएक्शंस पे चलेंगे, आपके अमीन्स के रिएक्शन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन बोला इसने, भाई हॉफमैन बोल दिया, चलो देखे, ऊपर से बोला ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको। तो ब्रोमोमाइड है मतलब पक्का इसके पास ब्रोमीन होगा, हमने डाल दिया ब्रोमीन, ठीक है। दूसरा इसके पास अमाइड होगा, ये भी दिख रहा है भाई अमाइड, तो हमने डाल दिया CH3CO NH2। थोड़ा पीछे लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, हमने ले लिया अमाइड, इसके साथ डाल दिया ब्रोमीन, ठीक है। अब काम कराना है नाइट्रोजन को, अच्छे खासे तरीके से काम कराना है, तो क्या डालेंगे? बेस। तो मैंने डाल दिया बेस। क्या बनता है इसके अंदर बेटा? आपको हमेशा एक कार्बन लेस कंपाउंड मिलता है, या मैं बोलूं -CO मिलता है आपको। एक लेस कार्बन के चक्कर में मिथाइल को मत हटा देना, मैं क्लियर कर दूं, आपको एक -CO कंपाउंड, एक कार्बोनिल ग्रुप निकल जाता है इसके अंदर से। तो बेसिकली आपको मिलता क्या है? 1 कार्बन लेस कंपाउंड, और मिलता है आपको अमीन। क्या मिलता है आपको? अमीन, ठीक है। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या दिख रहा है? सोडियम है, ब्रोमीन है, तो NaBr पॉसिबिलिटी है, वो OH है और यहाँ से हाइड्रोजन, तो वाटर की पॉसिबिलिटी है। तीसरी सोडियम, और ये CO जो है ऐसे तो नहीं जाएगा, तो किस तरीके से जाएगा? सोडियम कार्बोनेट की तरह जाएगा। देखा, बाय प्रोडक्ट पे जाना बहुत आसान है। सोडियम है, ब्रोमीन है, तो NaBr बन गया, ओके। OH है, इधर से हाइड्रोजन है, तो क्या बन गया आपके पास? वाटर मॉलिक्यूल। तीसरा ये CO जो जा रहा है वो किसके साथ जाएगा? सोडियम के साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासा आपको कंपाउंड स्टेबल बनता है, सो सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ गया? तो दैट इज द लास्ट प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, चलो नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बड़े आगे बढ़े। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब हम रिएक्शंस करेंगे, अमीन्स की रिएक्शन। रिएक्शंस में हमारे पास आती है सबसे पहले एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मैंने आपको अभी अमोनोलिसिस बताया था, अमोनोलिसिस ही एक तरह का एल्काइलेशन है बेसिकली, ओके। जो आप अमोनोलिसिस में करते हो वही एल्काइलेशन कर रहे हो, मतलब आप हाइड्रोजन को हटा रहे हो और मिथाइल ग्रुप को ऐड करते जा रहे हो, दैट इज नथिंग बट द एल्काइलेशन। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट, ये आप देख सकते हो, आगे पीछे मैंने पढ़ाया है तो आप वो पार्ट देख सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे? एसाइलेशन पे। देखिए भाई एसाइलेशन कैसे होता है रिएक्शन, है ना। एसाइलेशन कैसे होता है, क्या होता होगा इसके अंदर भाई? एसाइलेशन में होता क्या होगा? सोचो भाई, मैंने बोला अब जो रिएक्शन करेंगे ना हम, इसके अंदर से HCl को बाहर निकालने वाले हैं। तो देखें कैसे HCl को बाहर निकाला जाता है।
चलो ट्राई करते हैं। मेरे पास था अमीन, ठीक है, मेरे पास मिथाइल अमीन था, ठीक है, NH2, और इसके साथ मैंने डाल दिया CH3COCl। एसाइल ग्रुप क्या होता है बेटा? दिस इज एसाइल ग्रुप। COCl को एसाइल ग्रुप कहते हैं, CO ग्रुप, ओके। एसाइल क्लोराइड तो COCl, एसाइल आयोडाइड तो COI, ओके। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। मैं एक बार मैकेनिज्म बताऊंगी, हर जगह सेम लगने वाला है, ओके, फिर शॉर्टकट करेंगे। सो नाइट्रोजन के लोन पेयर गए ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है। फाइंड आउट क्या करो, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, आराम से रिएक्शन दिखाई देगा। नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन पे O नेगेटिव, इधर Cl और इधर आया CH3। ये हाइड्रोजन गया घूमने अपना, क्योंकि नाइट्रोजन को तो स्टेबिलिटी चाहिए, सो -H+। तो यहाँ पे नाइट्रोजन तो स्टेबल हो गया और हमें क्या मिल गया, NH, CO नेगेटिव और CH3 और Cl। अब H+ जो घूम रहा है उसको क्या फाइंड आउट करना है भाई, ऐसे तो वो स्टेबल है नहीं H+ की फॉर्म में, लेकिन HCl बना के बहुत स्टेबल हो जाएगा, गैस निकल रही है क्योंकि। सो यहाँ पे ये ऑक्सीजन वापस जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके डबल बॉन्ड बनाने, और Cl नेगेटिव बाहर, सो ओवरऑल HCl बाहर। और हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा नाइट्रोजन का रिएक्शन विद एसाइल ग्रुप, दैट्स इट। देखो दिख रहा है ना क्लियरली, ओके। ये चीज समझ में आई आपको अच्छे से। हुआ क्या था, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काफी अमीर इंसान जाएगा किसी गरीब के पास उसकी हेल्प करने। सो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, गया कार्बन के पास, उसने उसकी हेल्प करी। जब इसने इसकी हेल्प करी तो नाइट्रोजन बेचारा खुद गरीब हो गया था। सो हाइड्रोजन निकल गया H+ बना के, और H+ स्टेबल तो है नहीं, तो HCl गैस निकलने के पूरे चांसेस हैं। तो ऑक्सीजन ने बनाया बॉन्ड ताकि कार्बन हमेशा स्टेबल रहे, टेट्रावेलेंट रहे, और HCl की गैस बाहर निकल गई और हमें मिल गया सब अपना प्रोडक्ट, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाने वाली हूँ, पहले आप इसे नोट डाउन करो, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगी शॉर्टकट के तरीके से, ठीक है। नोट डाउन करो बेटा, 1 2 3, चलो। अब मैं आपको डायरेक्ट बताने वाली हूँ एसाइलेशन में एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आता है। आप इसे डिस्टिंग्विश में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन डिस्टिंग्विश के लिए भी आता है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। कैसे, मेरे पास था प्राइमरी अमीन, इसके अंदर मैंने डाला एसाइल क्लोराइड, ठीक है, और मुझे दिखा HCl बाहर निकल गया बेटा। हाइड्रोजन किधर से निकलेगा, हमेशा नाइट्रोजन की साइड से। क्लोरीन कहाँ गया, कार्बन की साइड से, तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन जाना चाहिए, सिंपल। इसका बॉन्ड इसके साथ, 1 का बॉन्ड 2 के साथ, क्योंकि जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं से बॉन्ड नया बनेगा, ओके। तो यहाँ पे बना क्या, थोड़ा साइड लिखते हैं, ये बन गया CH3 NH CO CH3, ठीक है। दूसरा केस अगर मैंने ले लिया सेकेंडरी अमीन NH CH3, फिर से इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो तोड़ो निकालो HCl को, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, HCl को बाहर निकाला हमने, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गई, क्या मिला आपको, CH3 N CH3, देखो N CH3 हाइड्रोजन गायब, और इसी नाइट्रोजन से बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन। कार्बन का क्लोरीन गया, कार्बन के साइड में क्या लगा है, मिथाइल, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं टर्शरी, NCH3 अब देखो यहाँ पे CH3COCl तो बैठा हुआ है रिएक्शन के लिए, लेकिन क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है। तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो यूजिंग एसाइलेशन। अब इसी के साथ मैं बेंजोइलेशन और हिंसबर्ग रिएजेंट का काम बताऊंगी, ताकि आपको सारी चीजें एक साथ क्लियर दिखाई देगी, एकदम दिखाई देगा आपको, ठीक है, जो मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है कि आप डिस्टिंग्विश करो, ठीक है। तो आप टर्शरी को तो आराम से बोल सकते हो देयर विल बी नो रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन द प्रोडक्ट साइड। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये जो होगा एल्कलाई में सोल्यूबल होगा, दैट इज
soluble in alkali. alkali मतलब कुछ भी ले लो यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। तो ये सॉल्यूबल होगा, ओके, ये सॉल्यूबल होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि इस एल्कलाई को चाहिए क्या? हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल होता है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूबल है एल्कलाई में, एंड दैट इज इनसॉल्यूबल, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी का तो चांस ही नहीं है। क्या चांस? देयर विल बी नो चांस, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को, ओके। चलो अब इससे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो अब करते हैं बेंजोइलेशन। अब एसाइलेशन में था CH3 ग्रुप, तो बेंजाइलेशन में क्या हो जाएगा? CH3 की जगह C6H5, और क्या। सो बेंजोइलेशन में कुछ नहीं करना, सिर्फ एसाइल की जगह CH3CO की जगह हम ले लेंगे C6H5CO, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया CH3NH2, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगी, ओके। और इसके साथ मैंने ले लिया C6H5C डबल बॉन्ड OCl। फिर से क्या निकलेगा? क्लियर HCl, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, ठीक है। HCl की गैस हो गई बाहर, बिल्कुल ही बाहर चली गई, ठीक है। और हमें क्या मिला? CH3NH, C डबल बॉन्ड O, देखो CH3NH, यहाँ से हाइड्रोजन गया, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया CO, और CO के साथ क्या लगा है? C6H5। दैट इज नथिंग बट द बेंजोइलेशन, ओके। सो दैट मीन्स प्राइमरी आपका रिएक्शन देगा, सेकेंडरी देगा, टर्शरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि देयर विल बी नो हाइड्रोजन। यू विल हैव टू मेक श्योर आपको HCl को रिमूव करना है, ओके। चलो नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, हिंसबर्ग टेस्ट। चलो अब करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? क्या होता है भाई हिंसबर्ग रिएजेंट? देखिए, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है भाई? हिंसबर्ग टेस्ट क्यों यूज करते हैं हम? टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। इसको यूज क्यों करते हैं हम? बेसिकली टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स। अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, ओके। चलो देखिए कैसे। अब ये होता क्या है? ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। तो लो भाई प्राइमरी अमीन, हमने लिया CH3NH2, ठीक है। इसमें डाल दिया बेंजीन, ये रहा हमारा खूबसूरत सा बेंजीन, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OCl। फिर से दिख रहा है कुछ? हाइड्रोजन, क्लोरीन, निकाल दो उसको, माइनस HCl। किससे बॉन्ड बनेगा? सल्फर से, क्योंकि सल्फर से डायरेक्टली कौन लिंक्ड है? क्लोरीन, ओके। तो यहाँ पे बन क्या गया? CH3NH, एक हाइड्रोजन गायब, और S डबल बॉन्ड O एंड दैट इज योर बेंजीन। क्लियर? सेकेंडरी अमीन लेते हैं CH3NH, CH3, ठीक है। फिर दिख रहा है भाई हाइड्रोजन है, Cl है, बाहर निकालो, माइनस HCl। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा CH3N, CH3S डबल बॉन्ड O बेंजीन। किसी को कोई भी दिक्कत है, आप पीछे वीडियो को फिर से थोड़ा सा प्रीवियस जाओ और चेक करो, आपको आसानी से समझ में आएगा, ओके। और अब बात करते हैं टर्शरी की। तो टर्शरी के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो देयर विल बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सेम चीज जो मैंने एसाइल में बताई थी, सेम चीज इधर भी अप्लाई होगी। क्या? इसके पास हाइड्रोजन है, इधर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, सो दैट विल बी सॉल्यूबल इन एल्कलाई, soluble in alkali. Yes, and that particular is not soluble. Why? Because of absence of hydrogen, because of absence of acidic hydrogen. Okay,
So that is insoluble in alkali, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, due to absence of acidic hydrogen. ओके, तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, देखो क्लियरली दिख रहा है. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़े. ये हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट हमारा. नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है कार्बाइलअमीन रिएक्शन. इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगी अमीन्स के बारे में. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्जन करेंगे. ओके, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. देयर विल बी नो चांस, आप अगर ये वीडियो देख लोगे इतना पूरा सफिशिएंट है, इसी में से पेपर आ जाएगा. ओके, अच्छे से देखो. और अगर सच में वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल. ओके, और कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि आपको कैसा लगा. और उसके साथ साथ कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो. मैं उस पर आपके लिए अलग से वीडियो बना के उसको आपको जरूर समझाऊंगी. ओके, चलो अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट चीज करवाने वाली हूँ, दैट इज कार्बाइलअमाइन टेस्ट और कार्बाइलअमाइन रिएक्शन. अब कार्बाइलअमीन रिएक्शन से एक चीज तो पक्का दिख रही है यार, अमीन का ही रिएक्शन है. देखो नाम से पता चल रहा है ना, कभी 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक साथ आ रहे तो कंफ्यूजन का चांस ही नहीं. इसके नाम में ही दिख रहा है. कैसे? अमीन का टेस्ट है ये. तो क्या करते हैं इसके अंदर अमीन को रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ. ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ विथ KOH, अल्कोहलिक KOH. हमें मिलता क्या है बेटा? हमें मिलता है आइसोसाइनाइड. इसको क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड, या फिर इसको कहते हैं इसको कहते हैं आइसोनाइट्राइड. तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, इसके 2 नाम हैं. तो कुछ भी आ जाए आपको दिमाग में रखना है, इसको ही कहते हैं, RNC को कहते हैं आइसोनाइट्राइड या आइसोसाइनाइड. ठीक है, ये आपने रिएक्शन ना हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में भी पढ़ा होगा. रीमर-टीमन रिएक्शन अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा. रीमर-टीमन रिएक्शन सिंपल वही. इसके अंदर भी CHCl3 KOH डाल रहे हैं, उसमें भी हमने यही डाला था. तो इसके अंदर इंटरमीडिएट, ध्यान रखना, इंटरमीडिएट क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन. इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन. पूछा जा सकता है तो आपको याद होना चाहिए क्या बनता है? डाइक्लोरोकार्बीन. ठीक है, देखो इसका ये चीज ध्यान रखना, ये कार्बाइलअमाइन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं. सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन. क्यों? क्योंकि RNH2 से RNC बनाने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे, और 2 हाइड्रोजन रिमूव सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन में ही हो सकते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी में नहीं. ओके, चलो नोट डाउन करो, बढ़े आगे. लेट्स मूव द नेक्स्ट. चलो अब हम बात करेंगे भाई डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे भूल सकते हैं हम. उसके तो बहुत रिएक्शन है यार, उसको कैसे भूल सकते हैं हम. चले डाइजोनियम की तरफ. अब डाइजोनियम का क्या है? रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड. ओके, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड. नाइट्रस एसिड क्या होता है बेटा? HNO2. ये बनता कहां से है? सिंपल, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड विद HCl. क्या मिलता है? नाइट्रस HNO2 और सोडियम क्लोराइड. ओके, सो हमें यहां से मिलता है. तो कहीं पे भी आपको ये दिख जाए या आपको ये दिख जाए, आपको पक्का पता होना चाहिए भाई डाइजोनियम बनने वाला है. तो ये आप यूज क्यों करते हो? बेसिकली आप इसका यूज क्यों करते हो? आप इसका यूज करते हो टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स. मैं यहां लिख रही हूं, टू distinguish aliphatic and aromatic amines. आप एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट करते हो. तो देखें
अगर आपने लिखा कि भाई नाइट्रस एसिड से टेस्ट करेंगे तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको रिएक्शन दिखाना है सामने वाले को। कैसे, ये दिखाना पड़ेगा ना। चलो देखते हैं कैसे। अगर मेरे पास है CH3NH2, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगी HNO2, बेटा ध्यान रखो, अगर आप HNO2 डालोगे तो यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है N2+ Cl नेगेटिव का, ये बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल। तो ये फटाफट टूट जाता है एक्वस सोल्यूशन में और हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। ठीक है, सॉरी, हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी जो हमारे पास एलिफैटिक अमीन्स होते हैं वो हमें अल्कोहल देते हैं अलॉन्ग विद नाइट्रोजन गैस। और जो हमारे पास एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, अगर हम उसका रिएक्शन करेंगे HNO2 के साथ तो हमें मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट के मैं रिएक्शन बताऊंगी, तो डाइजोनियम सॉल्ट का कोई भी एक रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बनता है स्टेबल। क्यों स्टेबल बनता है भाई, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, बहुत स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। इतना भी नहीं, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कभी भी बहुत स्टेबल नहीं होता, बट हम उसे स्टेबल दिखाते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए स्टेबल है। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, कोई भी चीज हो वो न्यूट्रल स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो चलो इसे नोट डाउन करो। तो आप एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीन्स को नाइट्रस एसिड से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट केस पे। चलो चलो चलें, आगे बढ़ें। अब जब मैंने डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर ही ली है तो इसको खत्म कर लेते हैं। कर ली खत्म। सो डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस क्या क्या हैं? रिएक्शन विद डाइजोनियम सॉल्ट, डायाजोनियम सॉल्ट। चलो देखें भाई रिएक्शन क्या क्या है। अगर मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट है तो मैं यहाँ पे नेम रिएक्शन भी साथ साथ बताती जाऊंगी। अगर आप इसमें डालते हो कॉपर क्लोराइड विद HCl, ठीक है, या आप डालते हो कॉपर ब्रोमाइड विद HCl, या अगर आप डालते हो क्लोराइड विद HCl या ब्रोमाइड, तो आपको मिलता क्या है? बेसिकली ये आपका रिएक्शन जो है इसे कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो बनता क्या है? सीधा सीधा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसके आगे आपको लिख सकते हो। और इधर मैंने ब्रोमीन डाला है तो मुझे मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ओके, तीसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज करते हैं। अगर आप डालोगे कॉपर विद HCl, दूसरा अगर आप डालोगे कॉपर विद HBr, ठीक है, तो इसे कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। किसे क्या कहते हैं बेटा? गेटरमैन रिएक्शन, इसे कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज बनती है। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन। ओके, नेक्स्ट क्या है? अगर मैं इससे बनाना चाहती हूँ नाइट्रेट, क्योंकि मुझे तो अमीन बनाना है ना यार, नाइट्रेट बना लेते हैं। तो अगर आप डालोगे इसके साथ NaNO2 विद कॉपर, ओके, तो आपको मिल जाएगा नाइट्रेट। बेंजीन के ऊपर लग जाएगा आपका नाइट्रेट। ओके, अगर आप इसके अंदर डालते हो पोटेशियम आयोडाइड, सिंपल, तो कुछ नहीं होगा, KCl बाहर, नाइट्रोजन की गैस बाहर, और आपको मिल जाएगा आइडोबेंजीन। और अगर आप बनाना चाहते हो फ्लोरीन, तो आप क्या कर सकते हो? ये 2 स्टेप रिएक्शन है, तो हो सकता है 2 स्टेप में आपको पूछा जाए, तो मैं आपको दोनों स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर डालते क्या है? हम डालते हैं HBF4, हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे ब्रोमोफ्लोरीन भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हो HBF4। दिखता क्या है? देखो ध्यान से देखो, ये H+ है, ये BF4- है। चेंज करो, एक्सचेंज करो रिएक्शन, HCl बाहर और N2+ BF4- बन जाएगा आपके फर्स्ट स्टेप में। तो आपको मिल क्या रहा है? N2+ BF4-। एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्टिव पेपर है तो आपके बॉन्ड्स बिल्कुल परफेक्ट बने होने चाहिए।
नाइट्रोजन से बॉन्ड है तो नाइट्रोजन से ही दिखना चाहिए, बोरोन पे नहीं चला जाना चाहिए वो। ओके, फिर इसको आप हीट करोगे तो नाइट्रोजन की गैस बाहर निकल जाएगी, BF3 बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। है ना इंटरेस्टिंग? एग्जैक्टली। और यहाँ पे एक और लिख देती हूँ, इसी का रिएक्शन अगर आप CuCN के साथ कराओगे तो ये भी सैंडवेयर रिएक्शन है। ओके, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर साइनाइड। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान सी चीज है, आपको आई थिंक क्लियर भी हो गई होगी। तो ये डाइजोनियम के सारे रिएक्शन मैंने एक साथ लिख दिए हैं ताकि कंफ्यूजन का कोई चांस ही ना बचे। चलो 1 2 3 डन है। चलो आगे बढ़े। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके एनिलीन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करता है भाई, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के पास बहुत पैसे हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट कराते हैं। चलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चलो करें। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली, ध्यान से देखना। अब अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले करते हैं ब्रोमिनेशन, सबसे पहले हम कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में डालते क्या है, ब्रोमीन वाटर डाल देते हैं। देखिए भाई क्या होता है, देखो आपके पास है बेटा एनिलीन, ये रिएक्शन जरूर आता है, एनिलीन है। यहाँ पे आपने डाल दिया ब्रोमीन वाटर। अगर आप ब्रोमीन वाटर डाल दोगे तो होगा क्या, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसके लोन पेयर इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन इनसाइड द बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो वो कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, बिल्कुल ठीक। तो क्या हो जाता है, आपके ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाता है, तो आपको मिलता क्या है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बेसिकली मिल क्या रहा है, देखो ट्राई ब्रोमो एनिलीन, आपको ये मिल जाता है ट्राई ब्रोमो एनिलीन। अब भाई हमें तो इतना भयंकर प्रोडक्ट तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए सिंपल कि ब्रोमीन जो है वो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाए। एग्जैक्टली। तो अगर हम चाहते हैं कि ब्रोमीन को पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कराएं तो हम क्या करेंगे, इसके जो लोन पेयर है इसको रिंग में जाने ना दें, तो ही तो मजा आए। हम बोले भाई नाइट्रोजन तेरे इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी भी तरीके से ब्लॉक कर दें तो तेरे नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पे इतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे। एग्जैक्टली ना, सही बात है ना। तो हमें क्या करना है, इसके लोन पेयर को किसी और जगह पे इन्वॉल्व कराना है ताकि वो इस तरफ थोड़ा डोनेशन कम कर दे। डोनेशन कम कर देगा तो नेगेटिव चार्ज कम होंगे ऑर्थो और पैरा पे, और आराम से ब्रोमीन एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है चलो देखिए तो कैसे बना सकते हैं। नाइट्रोजन के लोन पेयर को बिजी करना है तो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराओ इसको। ठीक है, इरेज करूं इतना मैं, 1 2 3 चलो। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो प्रोडक्ट हमें मिले, तो हम नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करा देंगे ताकि वो रिंग में इलेक्ट्रॉन ना दे। ओके, बेसिक फंडा क्या है, हमें करना क्या है। ओके चलो देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिया एनिलीन, ठीक है, मैंने लिया एनिलीन और इसके अंदर डाल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है भाई, एसिटिक मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, एसिटिक मतलब 2 कार्बन, एनहाइड्राइड मतलब 3 ऑक्सीजन। चलो देखिए भाई 3 ऑक्सीजन कैसे दिखते हैं, CH3CO ट्वाइस O, 2 कार्बन। एग्जैक्टली। और आप 3 ऑक्सीजन भी चाहते हो तो ट्वाइस और ये O, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा बेसिकली, एसिटिक एनहाइड्राइड आपका, ये आपके नाइट्रोजन के साथ बड़ी खुशी के साथ रिएक्शन करेगा। तो मैं इसका रिएक्शन यहाँ दिखा रही हूँ आपको, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे मैं नॉर्मल ले रही हूँ NH2 लोन पेयर के साथ, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO
C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्या हुआ, नाइट्रोजन जाएगा किसी भी एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, वापस ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बनाएगा, वापस नीचे आएगा और इसको बाहर कर देगा। यही तो कर रहे हैं हम अभी तक, यही कर रहे हैं ना। ऑक्सीजन कभी भी अपने नेगेटिव चार्ज देता ही नहीं, बोलता है भाई मैं तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मैं नहीं दूंगा, तो वापस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है और कार्बन के नेक्स्ट वाला कोई भी ग्रुप हो, कोई भी हो, वो बाहर हो जाता है। तो बेसिकली आपका एक एसिडिक एसिड बाहर हो रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा CH3COO और हाइड्रोजन, वाटर भी डाला होता है रिएक्शन के अंदर, तो एसिडिक एसिड बाहर आ गया। तो हमारे पास बना क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से CH3COO पूरा निकल गया, तो बचा क्या, NHC डबल बॉन्ड O CH3, देखो ये बन रहा है ना NHCO CH3। अब इधर आपको दिख रहा है आपका जो लोन पेयर है, देखो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अब रेजोनेंस अंदर जाने के बजाय बाहर करने में इंटरेस्टेड हो रहा है। क्यों भाई, क्यों? मजे की बात है, देखो सोचने वाली बात है। अगर नाइट्रोजन के पास दो जगह है, या तो वो रिंग को दे इलेक्ट्रॉन अपने, या तो वो ऑक्सीजन को दे इस साइड पे, तो कौन ज्यादा सेल्फिश इंसान है, आपकी रिंग या ऑक्सीजन? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन है यार, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसी की वजह से जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओके, तो आपको मिलेगा अब सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट। तो हम क्या डालेंगे इसके बाद, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड बना था ना बेटा आपका, ओके, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O CH3। देखो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड दिखाया है मैंने, हाइड्रोजन के साथ मत दिखा देना। यहाँ ब्रोमीन बन गया और फिर इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रही हूँ। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी आ रहा है, H+ और OH नेगेटिव के साथ आ रहा है, तो H+ नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन नेगेटिव पार्ट है, ये कार्बन पॉजिटिव पार्ट है, तो इसके पास OH, ठीक है। सो आपका एसिटिक एसिड बाहर हो गया CH3COH, और आपको क्या मिल गया, ब्रोमीन विद एनिलीन, है ना, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन आपका मिल गया आपको अच्छे से, ठीक है। अब कहा जाता है कि भाई जब आपने एसाइलेशन किया, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, एसाइलेशन कर रहे हैं ना हम, COCH3 लगा रहे हैं, तो जब आप एसाइलेशन करते हो या एसिडिक एनहाइड्राइड को डालते हो तो एक्चुअली मोनो प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, तो सारा हम देखते हैं मोनो प्रोडक्ट क्यों बन जाता है। क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, तो कैसे दिखाओगे सामने वाले को कि मोनो प्रोडक्ट क्यों बनता है, बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which are present on the nitrogen, they are now less available for donation towards the benzene ring. Why? Because they are already resonance stabilized towards the carbon containing oxygen. Okay, because they are in resonance, so they are less available for donation towards the benzene ring. Okay, चलो write down, लिख लो इसे, तो मैं इसका रेजोनेंस दिखाऊं आपको। बढ़े आगे बेटा, चलो अब मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देती हूँ आता क्या है और आपको लिखना क्या है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है why there is mono substituted product ड्यूरिंग एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। जब आपने एसाइलेशन किया तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों मिलता है, तो हम दिखाएंगे भाई एसाइलेशन के बाद हमारा जो एनिलीन है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, देखो कैसे, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर गया सिंगल के पास और डबल गया नेगेटिव चार्ज बनाने, तो क्या दिख रहा है हमें, बेंजीन। अगर किसी को रेजोनेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो देख सकती हो, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ पे बना बॉन्ड NH, ठीक है, ये बन गया पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन O नेगेटिव डबल बॉन्ड, और ये CH3। तो बेसिकली हुआ क्या है, देखो ध्यान से, क्या हुआ है भाई, रेजोनेंस। अब नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, बिकॉज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। ओके, तो ये आप दिखा दोगे और लिख दोगे ये बात तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो नोट डाउन करो बेटा।
आगे बढ़ते हैं नाइट्रेशन की तरफ। चलो अब चलते हैं नाइट्रेशन की तरफ। ओके, देखो अब नाइट्रेशन जब करते हैं यार, तो नाइट्रेशन में हम डालते क्या है? हम डाल रहे होते हैं नाइट्रेशन के अंदर HNO3, H2SO4, काफी एसिडिक कंडीशन डाल रहे होते हैं। तो पता है क्या हो जाता है, अगर आप इतनी एसिडिक कंडीशन डालते हो तो हो क्या जाता है, क्या दिक्कत क्या आती है? देखो आपने लिया NH2, इसके अंदर डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया ना, तो पता है क्या बनेगा? आपको ऑर्थो भी मिलेगा भाई, नाइट्रोजन लोन पेयर अवेलेबल है, ये तो हमें दिख ही रहा है। तो आपको मिलेगा ऑर्थो, आपको मिलेगा पैरा, और इसके अलावा एक और मिल जाएगा यार, कमाल हो गया ये तो वो क्या है? आपको मिल जाएगा मेटा प्रोडक्ट भी। आपको 3 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मेटा भी मिल जाएगा। अब ये बोलता है यार, जब एनिलीन का हम नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल जाता है? क्यों मिल जाता है? सोचने वाली बात है ना। पक्का इस रिएक्टेंट और रिएजेंट के बीच में कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से मेटा पोजीशन अब अवेलेबल है कि इलेक्ट्रोफाइल आए उसके पास। सही बात है ना, सोचने वाली बात है। सोचो यार, स्टेज चढ़ो धीरे 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 धीरे, है ना, सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब जरूर कुछ तो ऐसा हो रहा है दया, कुछ तो हो रहा है ऐसा। तो चलो देखिए ऐसा क्या हो रहा है, इसे नोट डाउन करो, बताती हूँ मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। अब हम इसका आंसर करने वाले हैं कि यहाँ पे मेटा ही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। पढ़े बेटा? चलो अब यहाँ पे ऑर्थो पैरा तो चलो ऑब्वियस है, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आपका एनिलीन जो है उसके ऊपर नाइट्रोजन अवेलेबल है और प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। अब जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 और HNO3 डाला, तो बेसिकली वो लोग करते क्या है बेटा, H+ देते हैं। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इतने भी नहीं बट है तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, H+ से कंबाइन हो जाएगा। H+ से जब ये कंबाइन हो गया तो इसने क्या बनाया, NH3 पॉजिटिव बना लिया H+ के साथ बाइंड होके। अगर इसने पॉजिटिव बना लिया तो आपको क्या दिख रहा है, अब ये -M प्लस M दिखाने की जगह -M दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, नाउ तो आपको लिखना क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड देयर इज अ फॉर्मेशन of एनिलीनियम आयन। कौन बना भाई? एनिलीनियम आयन बन गया। There is a formation of एनिलीनियम आयन which is now showing -M effect, instead of +M, thus giving meta product। एग्जैक्टली ना, अगर ये -M दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन अवेलेबल होगी। तो ये ड्यूरिंग इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ये बन जाता है और आपको मेटा भी प्रोडक्ट मिलता है। तो ये आपको लिखना है, ध्यान रहेगा। चलो अब हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट बने, वही काम करो, एसाइलेशन कर डालो, ठीक है, फिर नाइट्रेशन करो। चलो करिए फिर। चलो भाई एसाइलेशन करते हैं पहले, फिर करते हैं नाइट्रेशन। आ जाओ भाई करें। तो यहाँ पे हमने लिया एनिलीन NH2, पहले हमने क्या डाला, एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO twice O, यस। इसके बाद हमने इसको बना दिया एसाइल ग्रुप, फिर हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड व्हाट, H2SO4, यस। तो हमें क्या मिला भाई, देखो हमें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट, यस। और फिर हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस,
H3O पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस। तो ये बन गया एनिलीन, ठीक है, और हमें मिल गया नीचे नाइट्रो प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिल गया? पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ओनली, isn't it? It's very easy thing, okay? तो चलो नोट डाउन करो, फिर सल्फोनेशन करेंगे एंड लास्ट कपलिंग, okay? And that will be over about your amines. Chapter will be finished within 2 hours. That's it. चलो इरेज करते हैं। चलो अब क्या करें? सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में भाई डालते क्या हो? सल्फोनेशन के नाम से पता चलता है पक्का SO3H ग्रुप आया होगा, पर डलेगा क्या? 2 चीजें डल सकती है। बुक में सिर्फ एक लिखा होता है, लेकिन पेपर में वो भी दे सकता है। तो वो क्या है? आओ देखें। ये रहा हमारा NH2। इसके अंदर बेटा 2 चीजें डल सकती है, या तो आपने H2SO4 डाल दिया तो सल्फोनेशन हो जाएगा, या फिर आपने डाल दिया ओलियम। ओलियम क्या होता है? H2S2O7। इसमें से भी सेम चीज निकलती है, उसमें से भी सेम चीज निकलती है, ठीक है। तो ये एक बेस है, ये एक एसिड है। सॉल्ट बनाओ। सॉल्ट कैसे बनेगा? देखो, NH3 ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, और यहां से एक H प्लस गया तो ये क्या बचा? HSO4 माइनस, ठीक है। अब अपने आप इसमें रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि भाई इसकी पोजीशन अवेलेबल है ना, ऑर्थो पैरा पोजीशन अवेलेबल है, इसे भी स्टेबिलिटी चाहिए। तो हो क्या जाता है, हमारे पास ये बन जाता है NH2 और नीचे बन जाता है SO3H, ओके। अब यहाँ पे रिएक्शन यही स्टॉप नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्विटर आयन बनता है। ज्विटर आयन बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। तो ज्विटर आयन होता क्या है? एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करें तो वहां पे ज्विटर आयन की फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कैसे? ये H प्लस ऊपर चला जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये बन गया SO3 नेगेटिव, दैट्स इट। और इसी को कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है, ये बन गया ज्विटर आयन। एंड दैट्स इट अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। आपने ब्रोमीन डाला था, आप क्लोरीन डाल सकते हो, आयोडीन डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जिसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब बताई है, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 एंड दैट्स इट। चलो अब लास्ट करते हैं एजो कपलिंग। अब एजो कपलिंग होती कहाँ है ये पूछा जा सकता है बेटा। आपके सिलेबस में डाइजोनियम है नहीं, बट मैंने बहुत प्री बोर्ड्स में देख लिया है कि उन्होंने डाइजोनियम को इंक्लूड किया है। सो आई रियली वांट कि आपको वो आना ही चाहिए, ओके। तो चलो हम बताते हैं एजो कपलिंग। एजो मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ बैठा हुआ होगा पक्का। नाइट्रोजन नाइट्रोजन। कपलिंग मतलब 2 रिंग जैसे कोई स्ट्रक्चर आ जाए और आपस में कपल कर जाए। तो N2 के लिए चाहिए क्या? डाइजोनियम सॉल्ट। हमने लिया डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। जब हम इसके साथ डालते हैं फिनॉल, देखो मैंने फिनॉल डाला तो मुझे पता है बेटा फिनॉल के अंदर आपकी कौन सी पोजीशन बहुत रिएक्टिव होती है? पैरा वाली, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और वो पैरा पोजीशन पे काफी अवेलेबल होते हैं। दूसरा अगर मैं लूं एनिलीन, ध्यान से देखना बहुत आसान है। तो एनिलीन में भी पैरा पोजीशन बहुत रिएक्टिव है, इसकी भी पैरा इसकी भी पैरा। तो यहाँ दोनों से जगह से हाइड्रोजन चला जाता है HCl बनाने और आपकी एजो कपलिंग हो जाती है। तो देखो कैसी हो गई, HCl को बाहर निकालो, क्या बना? मैंने इस रिंग को टेढ़ा कर दिया है। ये रिंग आपकी यहाँ पे N डबल बॉन्ड M ऑलरेडी बना हुआ है, थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसे। ये रिंग आपकी, ठीक है, और ये रहा आपका एजो, और ये जो Cl है कहाँ जाएगा? HCl के साथ जाएगा। तो ये रहा आपकी पैरा पोजीशन। सो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4th पोजीशन पे कौन लगा है? OH, एंड दैट इज नथिंग बट द एजो कपलिंग, ओके। यहाँ पे क्या होगा? इंस्टेड ऑफ OH आपका सिर्फ और सिर्फ NH2 लग जाएगा, एग्जैक्टली ना। तो यहाँ पे ये बन गया NH2 एंड दैट इज एजो
कपलिंग एंड दैट इज कंप्लीट अमीन। आई हैव कंप्लीटेड, आपका अमीन पूरा का पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, हर चीज मैंने आपको बता दी है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अमीन्स बनते कैसे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ओके, सो हमने हर चीज़ को क्लियर किया है, प्रॉपरली क्लियर किया है। आई रियली होप आपको मज़ा आया होगा। ये पूरा अमीन मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है अपनी। बाकी अगर आपको सीरियसली बहुत अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे यार, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि अगर आप मेरा साथ दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ला पाऊँगी। ठीक है, और मैं एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ 10 अप्रैल से, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैंने वहाँ पे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट दे दूँगी, मेल दे दूँगी, आप मेल कर सकते हो। बिल्कुल बहुत मैं आपको क्रैश कोर्स में कंप्लीट सारे चैप्टर्स कराऊंगी विदिन 20 डेज, जस्ट 20 डेज। ओके, सो आप सब ज्वाइन कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड हो जस्ट लेट मी नो, आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको ऐड कर लूँगी। ओके, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट।